प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। बहुत ही जानदार और बहुत ही शानदार सेशन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होने वाला है। यदि आप गृह विज्ञान के विद्यार्थी हैं और कक्षा 12 में परेशान हैं कि कैसे सब किया जाए, पेपर वगैरह दिया जाए, तो प्रिय विद्यार्थियों आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एकदम सही प्लेटफॉर्म पर हैं आप लोग। गृह विज्ञान कक्षा 12 का देखिए अति लघु उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला का जो है सीरीज चल रहा है प्रिय विद्यार्थियों। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टोटल जो है 200 प्रश्नों की श्रृंखला का सीरीज चल रहा है। ये एक तरीके से ये मैराथन ही समझिए आप लोग, ठीक है ना। इसमें कि 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन जो है हर पार्ट में किया जा रहा है। भाग 1 में जो है 20 प्रश्नों का श्रृंखला आप लोग को जो है ऑलरेडी उपलब्ध कराया जा चुका है। समाजशास्त्र का भी इसी तरीके से देखिए सीरीज वाइज आप लोग को दी जा रही है, और साथ ही साथ जो है आप लोगों को जो है सिविक्स नागरिक शास्त्र का भी जो है कंटेंट लगा हुआ है। वो भी जो है आप लोग को इसी पार्ट वाइज मिल रहा है। तो खुद भी लाभ उठाइए और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए इस चैनल से, जिसका नाम है डीजे सर। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, पार्ट 1 में जो है हम लोग यहाँ पर जो है 20 प्रश्नों का डिस्कशन ऑलरेडी कल कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से बढ़ेंगे, आपके 21 से लेकर 40 तक के प्रश्नों का डिस्कशन इस सेशन में होगा। तो चलिए आइए बढ़ते हैं और करते हैं इस सेशन को स्टार्ट। और दबा के डिस्कशन से लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि खुद भी लाभ उठाइए और दूसरों को भी इस चैनल से लाभान्वित जरूर कीजिए। डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। चलिए 21वां प्रश्न देखिए क्या है प्रिय विद्यार्थियों आप लोग का, पैकेजिंग के कौन कौन से प्रकार हैं। देखिए पैकेजिंग के प्रकार में बात करें हम लोग प्रिय विद्यार्थियों, देखिए प्राथमिक पैकेजिंग होता है, द्वितीयक होता है और साथ ही साथ तृतीयक पैकेजिंग होता है। यानी प्रकार जब भी पैकिंग किया जाता है तो यहाँ पर पैकेजिंग कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है ना। 22वां देखिए प्रश्न क्या है प्रिय विद्यार्थियों, खाद्य संरक्षक। खाद्य संरक्षक इसे हम लोग प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं हम लोग, क्या है। देखिए खाद्य संरक्षक के बारे में बात किया जाए तो ये मुख्य रूप से एक रसायन ही होते हैं जो कि क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं। यानी वे रसायन जो कि खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं उसको हम लोग खाद्य संरक्षक बोलते हैं। देखिए खाने वाली जो सामग्रियां होती हैं प्रिय विद्यार्थी, तो उसके कंजर्वेशन के लिए देखिए जो है व्यवस्थाएं की जाती हैं कि जिससे खाने वाले पदार्थ जो है वो ज्यादा अवधि तक चले, ठीक है ना। जैसे आप लोग गांव देहातों में जो है गेहूं वगैरह रखते होंगे तो उसमें जो है कीटनाशक दवाओं को उसमें डाला जाता है। देखिए नीम का पत्ती वगैरह होता है, चावल वगैरह में देखिए नीम की पत्ती वगैरह डाला जाता है ताकि घून उसमें न लगे ना। ऐसे तमाम जो होते हैं आते हैं खाद्य संरक्षक रसायन, जो कि पैकेट में होता है, उस पैकेट को भी उसमें डाल दिया जाता है। उससे क्या होता है, आपका जो खाद्य जो रहता है तो वो आपका गेहूं चावल या जो भी और खाद्य सामग्री होती है वो सुरक्षित पड़ी होती है, और जब जरूरत पड़ता है तो उसे व्यक्ति अपना यूज करता है। बढ़ते हम लोग यहाँ पर अब 23 प्रश्न की हो। देखिए 23वां हम लोग का प्रश्न क्या है, पास्चराइजेशन क्या है। पास्चराइजेशन क्या है। देखिए पास्चराइजेशन के बारे में बात करें हम लोग तो दूध और अन्य तरल पदार्थों को गर्म कर बैक्टीरिया हटाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, पास्चराइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए पास्चराइजेशन जो होता है मुख्य रूप से देखा जाए तो दूध और जो भी अन्य तरल पदार्थ होते हैं तो उनको गर्म करने की व्यवस्था बनाई जाती है कि उनको गर्म जब करते हैं हम लोग तो उनके अंदर के जो बैक्टीरिया होते हैं वो पूरी तरीके से वो हट जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को, इस व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं पास्चराइजेशन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पास्चराइजेशन। 24 प्रश्न क्यों बढ़ते हैं, देखिए डिब्बा बंदी। डिब्बा बंदी जिसे हम लोग कैनिंग बोलते हैं इंग्लिश में, तो डिब्बा बंदी का क्या लाभ है। डिब्बा बंदी का क्या लाभ है। देखिए डिब्बा बंदी का लाभ अगर देखा जाए प्रिय विद्यार्थियों तो यह खाद्य पदार्थों की सेल्फ लाइफ बढ़ाती है, ठीक है ना। जो खाद्य पदार्थ होते हैं जो डब्बों में पैकिंग किया जाता है, पैकेजिंग किया जाता है, तो पैकेजिंग से क्या होता है कि वो ज्यादा समय तक चलता है और वो संरक्षित रहता है। इसीलिए देखिए प्रिय विद्यार्थियों उसको कैनिंग किया जाता है उसका, ताकि जो सामान है वो सुरक्षित रहे और ज्यादा लंबे अवधि तक का वो सामान का उपयोग जो है किया जा सके और उसकी गुणवत्ता भी बनी रहे। चलिए बढ़ते हम लोग विद्यार्थियों चैप्टर नंबर 5 की ओर। फटाफट से अपने क्लासमेट पर शेयर करते चलिए, खुद भी लाभ उठाइए और दूसरों को भी इससे लाभान्वित कीजिए। फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी क्या होता है। देखिए फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी के बारे में अगर बात करें तो देखिए 25 प्रश्न हम लोग का है इसी चैप्टर से रिलेटेड। खाद्य गुणवत्ता के घटक कौन कौन से हैं। देखिए खाद्य गुणवत्ता में बात किया जाता है, देखिए बहुत तरीके से घटक होते हैं, यानी खाने की जो चीजें होती हैं उसको अलग अलग तरीके से उसके घटक होते हैं। लोगों को कोई क्या होता है, कुछ खाद्य सामग्री को उसके रंग के आधार पर उसको पसंद करता है, कुछ क्या करते हैं लोग उसको स्वाद के हिसाब से उसको पसंद करते हैं, कुछ लोग उसको गंध के हिसाब से और साथ ही साथ कुछ लोग जो होते हैं उसको बनावट के हिसाब से। तो मार्केट में जो कोई भी चीजें खाद्य गुणवत्ता युक्त कैसे हो सकती है, यदि वो रंग भी उसका बेहतर हो, स्वाद भी बेहतर हो, गंध के रूप में बनावट भी उसका बेहतर हो, तो उस खाद्य सामग्री की जो गुणवत्ता होती है वो बेहतर बनी होती है।
बढ़ते हैं हम लोग 26 प्रश्न की ओर। देखिए HACCP का पूरा नाम क्या है। देखिए कोई ना कोई का आपको जो है हमेशा पूरा जो है उसका फुल फॉर्म जी जरूर पूछता है। ठीक है ना प्रिय विद्यार्थियों, ज्यादातर देखेंगे जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो उसमें फुल फॉर्म देखिए पूछा जाता है। तो HACCP का पूरा नाम जो होता है देखिए हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। यानी देखिए यहाँ पर हैक जो है HACCP का पूरा नाम जो हो जाएगा हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ये होता है HACCP का पूरा नाम। बढ़ते हम लोग अब 27 प्रश्न की ओर। देखिए 27वां प्रश्न क्या है, फैसई का कार्य क्या है। देखिए फैसई एफ डबल एस ए आई का कार्य क्या है। एफ डबल एस ए आई का कार्य जो होता है प्रिय विद्यार्थियों, खाद्य सुरक्षा और मानक सुनिश्चित करना जो काम होता है वो फैसई का कार्य होता है। यानी FSSAI का जो मुख्य रूप से काम होता है खाद्य की सुरक्षा को बनाए रखना और उनका एक स्टैंडर्ड लेवल जो है डिसाइड करके चलना कि इसी मानक पर जो है चीजें तैयार की जाएंगी। 28 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, खाद्य मिलावट क्या होता है। देखिए खाद्य मिलावट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये प्रिय विद्यार्थियों। देखिए खाने वाली सामग्री में जो मिलावट मिला जाता है किसी अन्य तथ्यों का, जैसे आप दूध देखते हैं तो उसमें पानी डाल के लोग देते हैं, दालों वगैरह को देखते हैं तो उसमें कोई रहर का दाल है तो उसमें भी देखते हैं कुछ अन्य प्रकार के दालों को मिक्स कर देते हैं, चावल गेहूं वगैरह में देखते हैं बहुत सारी चीजें खाद्य सामग्रियां आ रही हैं जो उसमें मिलावट यानी खाद्य मिलावट। अब तो देखते हैं गेहूं चावल वगैरह में जो है कंकड़ी वगैरह जो होता है या कंट्रोल वगैरह पर देखेंगे इसी भी चीजें ज्यादातर आपको देखने को मिलती है। जो सरकारी गल्ला अनाज आता है तो उसमें देखेंगे बहुत सारे स्तर पर बहुत सारे दिमागदार लोग होते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें जो होते हैं वो उलटफेर करते हैं। यानी खाद्य मिलावट का मतलब क्या होता है कि खाद्य पदार्थों में मिलावटी तत्वों का मिश्रण करना, मिश्रित कर देना उसे ना, तो उसे ही हम लोग खाद्य मिलावट कहते हैं। एक मार्क क्या होता है। देखिए एक मार्क बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज प्रिय विद्यार्थियों। देखिए एक मार्क कोई भी चीज जो होती है तो कहा जाता है ना कि एक मार्क लगा हुआ लेना चाहिए। देखिए एक मार्क क्या होता है, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का प्रतीक होता है। यानी कोई भी अगर व्यवस्थाएं मिल रही है जो है कृषि उत्पादकता की गुणवत्ता युक्त है कि नहीं, वो कितनी गुणवत्ता का है उसको एक मार्क दिया जाता है, एक एक पहचान उसको दी जाती है। जैसे हम लोग कहते हैं कि सोना लेते हैं आप लोग, तो सोना में से कहा जाता है कि सोना होता है तो सोना 18 कैरेट का भी होता है, 20-22 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। तो हम लोग शुद्ध सोने की बात करते हैं तो एकदम एकदम ओरिजिनल सोना आपको लेना है तो उस हम लोग बात करते हैं कि भैया 24 कैरेट यानी 24 कैरेट का ये सोना है, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि भैया ये शुद्ध एकदम शुद्ध है, इसमें शुद्धि एकदम नहीं है ना। तो उसी तरीके से देखिए यहाँ पर कृषि उत्पादों में भी गुणवत्ता के लिए जो है एक मार्क दिए जाते हैं कि कौन खाद्य सामग्री जो है कितनी गुणवत्ता युक्त है, यानी कितने विटामिन उसमें है, कितनी व्यवस्थाएं हैं, किस मानक को ध्यान में रखते हुए उसे बनाया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। बढ़ते हैं फटाक से हम लोग अब तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए ISO का पूर्ण रूप क्या है। ISO का पूर्ण रूप यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISO। देखिए ISO का जो फुल फॉर्म होता है प्रिय विद्यार्थियों वो होता है इंटरनेशनल, क्या होता है इंटरनेशनल, आई से हो जाएगा आपका इंटरनेशनल, ओ से हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइजेशन। तो यहाँ पर देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन जो होगा ISO का पूर्ण रूप होता है। ये भी देखिए आपके एग्जाम में पूछा गया है और आपके आने वाले एग्जाम में भी ये महत्वपूर्ण रहेगा। प्री बोर्ड आपके सर पर है, बोर्ड आपके सर पर है लेकिन आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, बहुत ही ज्यादा लापरवाही कर रहे हैं आप सभी लोग, तो इसका हर्जाना भी आप ही लोग को भरना है। अब लड़कों के अंदर देखा जाए तो बालक और बालिकाएं जो भी हैं तो उनके अंदर वो गुणवत्ता युक्त देखने को नहीं मिल रही है चीजें, इसलिए क्यों, क्योंकि वो उतनी पढ़ाई पर जो है विशेष रूप से वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो तुरंत सोचते हैं कि नहीं अभी मतलब तत्काल मेरा काम हो जाए या एक दिन 2 दिन, लेकिन रेगुलरली स्टडी जो है अपना करना चाहिए। 2 घंटे 3 घंटे आप लोग रेगुलर टाइमिंग जरूर दीजिए। तो चैप्टर 6 में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में देखिए हम लोग बढ़ रहे हैं। 31 प्रश्न आपका जो है देखिए यहाँ पर है, प्रारंभिक बाल्यावस्था का आयु वर्ग क्या है। प्रारंभिक बाल्यावस्था का आयु वर्ग क्या है। देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में अगर देखा जाए प्रिय विद्यार्थियों तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो होता है वो 0 से 6 वर्ष तक का जो उम्र होता है उसे हम लोग प्रारंभिक बाल्यावस्था बोलते हैं। 32वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टोटल इसमें 40 प्रश्नों का डिस्कशन किया जाएगा। बाल्यावस्था में खेल का क्या महत्व है। बाल्यावस्था में देखिए खेल का जो होता है शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अगर देखा जाए तो खेल भी जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। विशेष तौर पर देखा जाए तो शारीरिक विकास के लिए तो बहुत ही कंपलसरी होता है। प्रारंभिक समय में देखा जाए तो बच्चे जो होते हैं धूल मिट्टी कण में खेलते थे, घूमते थे, दौड़ते थे मैदानों में,
बहुत सारी चीजों खेलों को जानते थे वो पहले से ही, तो वो उनके शारीरिक विकास को बहुत ही बड़े पैमाने पर, आज देखते हैं छोटे बच्चे रहते हैं, उनको थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो तुरंत वो बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, तुरंत वो समस्या में पड़ जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि उनको हम लोग इन सभी चीजों से उनको हम लोग दूर रख रहे हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य होता है। बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। अब देखिए 33 प्रश्न की, 33वां प्रश्न देखिए क्या है हम लोग का। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मुख्य कार्य क्या है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मुख्य कार्य देखिए होता है प्रिय विद्यार्थियों, बच्चों को पोषण और शिक्षा प्रदान करना। ठीक है ना, सही पोषण जो मिलते हैं, यानी सरकार द्वारा व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाती है उनके लिए, तो बच्चों का सही पोषण करना, उन्हें शिक्षा प्रदान करना जो होता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो होती है वो महत्वपूर्ण रूप से इसमें अपना योगदान देती है। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, ये भी प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। 34वां देखिए प्रश्न क्या है, खेल आधारित शिक्षा क्यों आवश्यक है? देखिए खेल आधारित शिक्षा से क्या होता है, बच्चों को सीखने में रुचि मिलती है, यानी कोई बच्चा जो होता है तो उसे खेल के प्रति रुचि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो खेल आधारित शिक्षा जब बच्चों को दी जाती है तो कहा जाता है ना खेल खेल में पढ़ाई, तो बच्चे जो होते हैं वो खेल खेल में, इसीलिए देखिए किंडरगार्टन प्रणाली को लाया गया ताकि बच्चे जो हैं खेल खेल में उनको सिखाया जा सके। बच्चे को यदि पढ़ाई के लिए अगर आप बातें करते हैं तो उसको लगता है कि मतलब बोझ लगने लगता है उसको, लेकिन यदि उसे खेल खेल के पढ़ाएं आप, अगर उसको खेल में कोई चीज सिखाना चाहेंगे तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसको सीखता है। 35 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग प्रिय विद्यार्थियों, फटाफट लाइक और शेयर जरूर करिए इसको। ई का फुल फॉर्म क्या होगा? देखिए ई का फुल फॉर्म देखा जाए तो अर्ली अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो होता है ECCE का फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, 36% की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों की भाषा विकास में कौन कौन से कारक सहायक होते हैं? परिवार का माहौल और सही मार्गदर्शन। देखिए भाषा विकास में देखा जाए तो परिवार का माहौल बहुत मायने रखता है। यदि हम बच्चों को जो है अबे तबे सिखाते हैं, रे तुकार सिखाते हैं, तो वो बच्चा भी सीख जाता है, जैसे किसी को कहना का रे कहा। लेकिन किसी बच्चे को यदि हम लोग सिखाते हैं कि आप कैसे हो बेटा, आप क्या कर रहे हैं, तो परिवार का माहौल उस बच्चे के ऊपर जो होता है बहुत ही ज्यादा प्रभावी होता है। बच्चा जो देखता है वही सीखता है। ठीक है ना, तो उसे सही मार्गदर्शन की ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है ना, ये रहेगा इंपॉर्टेंट आप लोग का। चलिए बढ़ते हम लोग अब चैप्टर नंबर 7 की ओर। देखिए चैप्टर कौन सा है? मैनेजमेंट ऑफ सपोर्ट सर्विसेज। मैनेजमेंट ऑफ सपोर्ट सर्विसेज, इंस्टीट्यूशन एंड प्रोग्राम ऑफ चिल्ड्रेन, यूथ एंड द ओल्डर। ठीक है, 37वां हम लोग का प्रश्न देखिए वृद्धजनों से है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी रहेगा। वृद्धजनों के लिए डे केयर सेंटर का उद्देश्य क्या है? डे केयर सेंटर जो बनाया गया है किसके लिए विद्यार्थियों? वृद्धजनों के लिए। तो देखिए वृद्धजनों के लिए डे केयर सेंटर का उद्देश्य क्या है? उनकी दैनिक गतिविधियों में सहायता करना है, यानी दैनिक गतिविधियां जो उनकी होती हैं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हम लोग अब 38 प्रश्न की ओर। देखिए 38वां प्रश्न क्या है? बाल श्रम रोकने के लिए कौन से कानून बनाए गए हैं? देखिए बाल श्रम यानी बच्चे जो होते हैं उनको कोई भी शारीरिक श्रम जो होता है, मानसिक श्रम जो उनको लोग शारीरिक श्रम करवाते हैं उनको, जैसे कोई छोटे लोग हैं अपने दुकानों पर क्या करते हैं, जैसे परचून की दुकान पर लोग रख लेते हैं, गाड़ी वगैरह की रिपेयरिंग वगैरह पर देखते हैं वहां पर रहते हैं बहुत सारे दुकानों पर, मोबाइल शॉपिंग पर दुकान, मतलब बहुत सारी दुकानों पर जो होते हैं लोग कम श्रम में जो है बच्चों से बाल मजदूरी करवाते हैं। तो ये एक बहुत ही कानूनन अपराध है, यानी छोटे से बच्चा अगर है तो उसको पढ़ने का पूरा अधिकार है। एटलीस्ट कम से कम बच्चा है तो 5 तक तो उसे पढ़ना ही चाहिए हर हाल में, और 8 तक अनिवार्य रूप से एकदम। इसलिए देखिए भारत सरकार ने भी इस पर महत्वपूर्ण रूप से कार्य किया हुआ है। देखिए उन लोगों के लिए बाल श्रम निषेध अधिनियम बनाया गया है। बाल श्रम निषेध अधिनियम के तहत जो है उनके ऊपर जो लोग बाल श्रम करवाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। बढ़ते हम लोग अब 39 प्रश्न की ओर। देखिए क्या है? किशोरों के लिए परामर्श सेवाओं का क्या महत्व है? किशोरों के लिए परामर्श सेवाओं का क्या महत्व है? देखिए परामर्श सेवाओं के बारे में अगर हम लोग बात करें प्रिय विद्यार्थियों, तो मानसिक स्वास्थ्य और करियर सलाह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखिए मानसिक स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है, उसको जब किशोर होता है बच्चा तो उसको हर चीजों का जो है विशेष रूप से ज्ञान देना बहुत ही जरूरी होता है, जो उसके लिए क्या उचित है क्या अनुचित है, क्योंकि वो पहली बार जो होता है आवेग की, देखिए सबसे महत्वपूर्ण आवेग की जो अवस्था होती है, यानी एक तरीके से कह दें तो बच्चों के बिगड़ने की जो अवस्था होती है, तो वो मुख्य रूप से क्या होता है? किशोरावस्था होता है। यदि किशोरावस्था में बच्चे को अच्छे तरीके से आपने संभाल लिया तो वो बच्चा जो होता है मुख्य रूप से वो बहुत ही बेहतर कर जाता है फिर वो। देखिए परामर्श सेवाओं में देखा जाए तो मानसिक स्वास्थ्य ना, मानसिक स्वास्थ्य
बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और करियर का, उनके करियर के लिए सलाह देना कि आप किस फील्ड में बेहतर कर सकते हैं या क्या आपके लिए बेहतर रहेगा, उसका मार्गदर्शन उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 40वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये अंतिम प्रश्न रहेगा आप लोग के आज के सेशन का, और फटाक से इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों। आप लोगों से विनम्र निवेदन है इसका। वृद्धजनों के लिए कौन सी सेवाएं उपलब्ध है? देखिए, वृद्धजनों के लिए जो मुख्य रूप से बनाया गया है प्रिय विद्यार्थियों, वृद्धाश्रम को बनाया गया है, स्वास्थ्य सेवाएं बनाया गया उनके लिए, और पेंशन योजनाएं बनाई गई, विधवा पेंशन योजनाएं बनाई गई, ताकि मतलब जो है, जो भी वृद्धजन है उनके लिए इन सभी व्यवस्थाओं के माध्यम से जो उनकी जो आवश्यकता की चीजें हैं, जो उनके पोषण की चीजें हैं, वो उन तक आसानी से उपलब्ध हो सके। ठीक है, तो वृद्धाश्रम का देखिए बनाया गया, जहाँ पर वृद्ध लोगों को जो है एकत्रित करके रखा जाता है। स्वास्थ्य सेवाएं इनको मुहैया कराना, जो कि उचित उपलब्ध उपचार कराना इनके लिए, और साथ ही साथ जो सरकार पेंशन योजनाएं इनके लिए देती है, ये सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं होती हैं तो वो भी होता है, जो कि महत्वपूर्ण रूप से कार्य करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, गृह विज्ञान का ये पार्ट 2 था आप लोगों का कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 बहुविकल्पी, जो कि 21 से लेकर 40 तक के प्रश्न थे। अब तीसरे पार्ट में हम लोग पहुंचेंगे प्रिय विद्यार्थियों, 41 से डिस्कस किया जाएगा 60 तक। लेकिन ये सेशन आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल आप लोग के लिए लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रता पूर्वक धन्यवाद।